नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और कैमरे पर मेरे साथ हैं सुरभि तिवारी। ये कहानी मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले की। मध्य प्रदेश में इन दिनों वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस वालों को एक आदेश दे रखा है कि वो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग शहरों से जो भी लड़कियां, जो भी बेटियां अपने अपने घरों से गुम हुई है, कहीं लापता हो गई हैं, उनको ढूंढने के लिए एक ड्राइव चलाए, एक मुहिम चलाए। तो ये मुहिम तो अलबत्ता जब सीएम ने ऑर्डर किया है तो पूरे स्टेट में ही चल रही है, लेकिन इसी कड़ी में सीहोर ज़िले में एक बड़ी चौंकाने वाली, एक बड़ी अजीब कहानी सामने आई है। हुआ यूं कि सीहोर की पुलिस इसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए उन्होंने पिछले कुछ सालों में जितनी लड़कियां उस ज़िले से गायब हुई थी उसका लेखा जोखा निकलवाया। पुलिस ने देखा और लेखा जोखा निकलवाने के बाद जितनी गुमशुदगी की रिपोर्ट थी उन सबको पुलिस ने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद पुलिस ने देखा कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, किसी अपने प्रेमी के साथ, किसी दोस्त के साथ, कोई रिकवर हो गई, घर आ गई। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अपनी प्रेमी से शादी कर ली और फिर उन्होंने वापस आने से मना कर दिया। कुछ ऐसे भी केसेस थे जो अनसॉल्व्ड थे, जिनके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता था। और ऐसे ही एक केसेस में एक ऐसी लड़की का मामला भी था जो पिछले 10 सालों से गायब थी। पुलिस ने, मैंने आपको बताया कि तमाम घर वालों से, लड़की के परिवार वालों से पूछताछ पुलिस कर रही थी और इसी कड़ी में पुलिस ने इस परिवार को भी बुलाया जिसकी बेटी जो है 10 सालों से गायब थी। और उसके माँ बाप से जब पुलिस ने पूछा कि आप बताइए, आपकी बेटी 10 सालों से गायब है, आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो लिखवाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक हमें तो लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। आप लोगों को अपनी बेटी के बारे में कोई जानकारी मिली क्या इतने सालों में? तो लड़की के जो माता पिता हैं उन्होंने बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया। कोल्ड शोल्डर मतलब बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बेटी का हमें भी कुछ पता नहीं है और अब तो हम नाउम्मीद हो चुके हैं, पता नहीं वो कहाँ होगी। हमने 10 साल पहले रिपोर्ट लिखवाई थी सीहोर पुलिस में ही और आप लोग भी ढूंढ नहीं पाए। इसके बाद ये जो शुरुआती पूछताछ थी ये ख़त्म हो गई और लड़की के माँ बाप वापस चले गए। पुलिस ने अपने स्तर पर उस लड़की के बारे में और पता करना शुरू किया। पुलिस को कुछ कुछ जानकारियाँ मिली ज़रूर, लेकिन कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन उस लड़की के बारे में पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में पुलिस ने तय किया कि वो लड़की के माता पिता को बुलाकर फिर से पूछताछ करेगी। यहाँ पर एक टेक्निकल बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंसान जब झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो वो हर बार एक ही कहानी एक ही तरीके से नैरेट नहीं कर पाता, क्योंकि झूठ बोलने पर उसे अपनी बोली हुई कहानी, अपनी सुनाई हुई कहानी जो है वो हूबहू याद रखनी पड़ती है और इतनी मेमोरी शार्प और स्ट्रांग तो आमतौर पर लोगों की होती नहीं। तो इंसान की उस कहानी में कहीं ना कहीं झोल रह जाता है, डिस्क्रिपेंसीज हो जाती है। तो ये पुलिस का एक आजमाया हुआ ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला होता है कि पुलिस एक आदमी से कई कई बार पूछताछ करती है और जब पूछताछ करती है तो पुलिस ये देखती है कि पिछली बार इसने क्या कहा था, अब ये क्या कह रहा है। अलग अलग ऑफिसर भी पूछताछ करते हैं और अगर कहानी में कोई बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन या अंतर पुलिस पाती है तो फिर पुलिस उसको ग्रिल करती है उस पॉइंट पर, और अगर वो बंदा झूठ बोल रहा होता है तो वो पकड़ा जाता है। इस मामले में पुलिस ने इसी टेक्निक की मदद ली और पुलिस ने लड़की के माता पिता को फिर से बुलाया। अभी तक उनको ये पता नहीं था कि लड़की के माता पिता अपनी बेटी के बारे में कुछ जानते भी हैं। पुलिस ने जब सख्ती नहीं की, माफ़ कीजिएगा, पुलिस ने जब दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया तो लड़की के माँ बाप ने न सिर्फ ये कहा कि उन्हें अपनी बेटी का पता नहीं है, बल्कि उन्होंने पुलिस से ये दरख्वास्त की, ये गुजारिश की कि अब हमारी बेटी की गुमशुदगी के इस मामले को बंद कर दिया जाए। बहुत हो गया, 10 साल गुजर गए, अब हमें अपनी बेटी के मिलने की उम्मीद नहीं है, बंद कर दीजिए। इस बात से पुलिस को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अगर किसी का कोई अपना कहीं लापता हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको इंसान आखिरी सांस तक ढूंढता है, देखना चाहता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारा कोई सगा या मेरा कोई जानकार या दोस्त कहीं गायब हो जाए और 10 साल गुजर जाए तो मुझे उससे मिलने की इच्छा
या उससे दोबारा वापस पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस मामले में लड़की के माता पिता पुलिस को इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि अब आप इस केस को बंद कर दीजिए। तो इस चीज़ ने पुलिस को स्ट्राइक किया, पुलिस के दिमाग में वो बात कौंधी कि भाई ये मामला क्या है। इस पर पुलिस ने अब इस दंपति से सख्ती की, और जब सख्ती की तो इस दंपति ने ये कबूल किया कि उनकी बेटी की मौत आज से 10 साल पहले ही हो गई थी। अब सवाल यह है कि एक लड़की जिसकी मौत आज से 10 साल पहले हो गई और लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की मौत के बारे में जानते थे, तो उन्होंने, अगर नॉर्मल डेथ था तो फिर इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर अननेचुरल या एबनॉर्मल तरीके से जान गई थी तो फिर इस मामले में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। उन्होंने ये बात क्यों छुपाई और क्यों गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, ये बात जो है वो पुलिस के लिए अब एक पहेली की तरह सामने थी, और पुलिस इस बात को सुनकर उसके पेरेंट्स के मुंह से पुलिस अब हैरान थी। अब चूंकि उन्होंने कबूल कर ही लिया था कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है 10 साल पहले, तो अब पुलिस ने इंटरोगेट करते हुए इस दंपति से और ज़्यादा सख्ती की। अब इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं। ये जो दंपति है, महिला का नाम तो मुझे नहीं पता है, मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो लड़की है उसके पिता का नाम है इकराम, मोहम्मद इकराम। और मोहम्मद इकराम जो है वो सीहोर ज़िले के ही गांव मनखेड़ा का रहने वाला है। तो मनखेड़ा के रहने वाले इकराम ने और उसकी बीवी ने पुलिस को ये बताया कि हमारी बेटी ने साल 2011 में, जब हमारी बेटी की उम्र 17 साल की थी, उन दिनों में उसने अचानक एक रोज़ गुस्से में आकर सल्फास की गोलियां खा ली थी। और जब सल्फास की गोली खा ली तो फ़ौरन कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली गई, और हम कुछ नहीं कर पाए, हम उसे बचा नहीं पाए। तो घर वालों से, इकराम से और उसकी बीवी से पुलिस ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आपकी बेटी ने सल्फास की गोलियां खाई। तो पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो कुछ यूँ है कि इकराम की जो बेटी है, जो नाबालिग थी अपनी मौत के वक्त, वो अपने पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों के बहुत करीब आ चुकी थी, और अक्सर उन लड़कों से मिलती जुलती थी, और अपने घर से 1 से 2 बार पहले गायब भी हो चुकी थी। और इस बात की खबर गांव के लोगों को भी थी। तो एक तरह से जब गांव की लड़की गांव के ही लड़कों के साथ, पड़ोस के लड़कों के साथ घर से बार बार भाग जा रही है, इस तरह की बातें छिपती नहीं है, तो ये इकराम और उसके फैमिली की, उसके परिवार की बदनामी हो रही थी कथित तौर पर। तो ये जो बदनामी हो रही थी, इससे ये लोग काफ़ी परेशान थे, और वो अपनी बेटी की हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी को भी लेकर कंसर्न थे एज अ पेरेंट्स। तो एक बार जब ये लड़की ज़िद करने लगी कि वो उन लड़कों के साथ ही जाएगी, उनके साथ ही घूमेगी या रहेगी, तो इकराम और उसकी बीवी ने मिलकर जो है अपनी बेटी की पिटाई की। इकराम ने तो शायद नहीं मारे, लेकिन उसकी जो बीवी है, इकराम की बीवी, उसने अपनी बेटी को 2-4 चांटे रसीदे और उसको बहुत डांटा और कहा कि आइंदा तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगी। तो जब इस तरह की पाबंदियां 17 साल की उस बेटी पर माँ बाप ने लगाई, तो बेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि उसकी घनिष्ठता पड़ोस के लड़कों के साथ थी और वो थोड़ी रिबेलियस हो रही थी, विद्रोही किस्म का स्वभाव जो है उसका बन गया था। आमतौर पर इस उम्र में यंग लड़के लड़कियां जो है थोड़े रिबेलियस हो भी जाते हैं, तो बहुत ही कॉशसली, बहुत ही नज़ाकत से इस तरह के मौक़ों पर बच्चों को डील करने की ज़रूरत होती है। बहरहाल इस लड़की को उसके माँ बाप ने पीटा, और पीटने के बाद घर में बंद कर दिया, और इस बात का उस लड़की पर ऐसा असर हुआ कि उसने सल्फास की गोली खा ली, और सल्फास की गोली खाते ही उसकी मौत हो गई। सल्फास जो है वो कीटनाशक है, और गाँव में लोगों के घर में होता है क्योंकि ये खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस पॉइज़न है, और आम तौर पर सल्फास खाने के बाद इंसान बचता नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस और हैं, अगर बहुत जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो बात अलग है। तो लड़की की जब मौत हुई तो कुछ देर के लिए तो दोनों को समझ में नहीं आया, माता पिता को, कि अब क्या करें। उन्होंने फिर उन लड़कों को बुलवाया जिन लड़कों के साथ इस लड़की की घनिष्ठता थी और जिन लड़कों की वजह से घर में लड़ाई होती थी। उन लड़कों को बुलाकर कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की मौत हो गई, इसने सल्फास की गोली खा ली। अब अगर तुमने हमें हमारी बेटी की लाश को डिस्पोज ऑफ करने में, यानी निपटाने में या छिपाने में, जो भी कह लीजिए आप, उसमें हमारी मदद नहीं की, तो अब मैं
तुम दोनों को जो है अब हम फंसाएंगे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जब ये बात इकराम और उसकी बीवी ने पड़ोस के रहने वाले उन दो लड़कों को बताई तो दोनों लड़के घबरा गए और वो तैयार हो गए कि ठीक है, आप बताइए अब हमें क्या करना है, क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो इस दुनिया से जा चुकी थी। फिर इकराम और उसकी बीवी ने कहा कि चलो अब ये लाश उठाओ और कब्रिस्तान में जाकर आज ही रात के अंधेरे में ही हम इस लाश को दफन करेंगे। फिर वो जो मनखेड़ा गांव के रहने वाले इकराम और उस गांव के रहने वाले ही दो लड़के थे, उन लोगों ने उस लड़की की लाश को पैक किया, रखा अपने साथ, और एक कब्रिस्तान है सीहोर में, मुड़ला खुर्द जगह का नाम है, वहाँ लेकर गए और रात के अंधेरे में उन्होंने गड्ढा खोद कर उस लड़की की लाश को दफना दिया, यानी माता पिता और ये दो लड़के। इसके बाद अब लड़की गायब हो गई। लड़की कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, कोई डिब्बी तो है नहीं कि घर के किसी कोने में रख दो और पड़ोस का कोई आदमी पूछेगा नहीं। तो इनको ये चिंता होने लगी कि हमारी लड़की मर गई, उसको हमने दफन भी कर दिया, दुनिया वालों से ये मौत की बात छिपा भी ली, लेकिन अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे जब लोग हमसे पूछेंगे कि आपकी बेटी कहाँ है। तो उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना हम अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दें। और जैसा कि आम तौर पर हमारी पुलिस करती है, 17 साल की जवान बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जब सीहोर के थाने में लिखवाई गई तो पुलिस को लगा कि यह मामला एलोपमेंट यानी किसी बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ भागने का हो सकता है। तो पुलिस ने उतनी शिद्दत से, उतनी इंटेंसिटी से इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। आमतौर पर गुमशुदगी के मामलों में पुलिस का ऐसा ही रवैया होता है नेशन वाइड। एज अ क्राइम रिपोर्टर मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, हाँ, बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो पुलिस जो है थोड़ा इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि वो मामला फिर किडनैपिंग का हो जाता है और बच्चों की हत्याएं हो जाती हैं, कई बार किडनैपर जान ले लेते हैं। लेकिन एडोलेसेंट एज जिसे कहते हैं, किशोरावस्था और युवावस्था के जो लड़के लड़कियां हैं, वो जब अपने घर से गायब होते हैं तो आमतौर पर पुलिस मान लेती है कि वो अपनी मर्जी से गई है। और इस लड़की का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसा इंडिकेट भी कर रहा था कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई होगी, क्योंकि 2 बार वो अपने घर से भागी भी थी। तो पुलिस ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उस समय। और इस तरह से 2011 से लेकर अब 2021, 10 साल गुजर गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस पिछले कुछ सालों में जो लड़कियां गायब हुई थी उनका लेखा जोखा पता कर रही थी, उनका डिटेल निकाल रही थी। और इसी क्रम में पुलिस को जब इस लड़की के बारे में पता चला और पुलिस ने डिटेल निकलवाकर इस मामले की तफ्तीश की, तो खुद माँ बाप ने ही पुलिस को पहला लीड दिया, पहला क्लू दिया, ये कहकर कि हमारी बेटी की गुमशुदगी के केस को आप बंद कर दीजिए। पुलिस को वो सुराग मिला और उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो खुदकुशी का ये चौंकाने वाला मामला सामने आया। और पूरे 10 साल बाद, आपको जानकर हैरानी होगी, पुलिस उस मुड़ला खुर्द के कब्रिस्तान में पहुंची और इकराम की मौजूदगी में, उन लड़कों की मौजूदगी में उस कब्र को खुदवाया, ये चेक करने के लिए कि वाकई उसमें लड़की की लाश है या नहीं, हड्डियां या कुछ बची, कोई अवशेष उसका बचा है या नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जेसीबी से और फिर कुदाल फावड़े से खुदाई हुई और खुदाई होने के बाद फाइनली हड्डियों के अवशेष, लड़की की लाश के अवशेष उस कब्रिस्तान से मिले, उस जगह से। और उन अवशेष को पुलिस ने रिकवर किया है और रिकवर करने के बाद अब सीहोर से भोपाल भेजा गया है उसके डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, ताकि ये पता चल पाए कि वाकई ये वही लड़की है या नहीं, उसी की लाश है या नहीं। पुलिस के पास सैंपल के तौर पर लड़की के पेरेंट्स तो मौजूद हैं ही, जिनसे वो डीएनए सैंपल कलेक्ट करेगी और इस तरह से पुलिस सारे डॉट्स को ज्वाइन करेगी, जोड़ेगी एक दूसरे से। और एक जो खुदकुशी का मामला है जिसमें शायद उसके पेरेंट्स पर एबेटमेंट टू सुसाइड का मामला भी बनेगा और साथ ही मौत हो जाने के बाद सबूत छुपाने की कोशिश करने का भी मामला बनेगा। और अब पुलिस ने एफआईआर नए सिरे से दर्ज की है जिसमें इकराम, उसकी बीवी और उस लड़के के 2 बॉयफ्रेंड जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उसके पड़ोसी हैं, उनको पुलिस ने इस मामले में नामजद भी किया और गिरफ्तार भी कर लिया है। इस तरह से ये पूरा वाकया कुछ यूँ है कि एक लड़की जिसकी गुमशुदगी 10 साल पहले हो गई थी, 10 साल बाद उसकी लाश एक कब्र से बरामद हुई और ख़ुद उस माँ ने, जिसने उस लड़की को चांटे मारे थे, जिसके बाद उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, उस माँ ने थाने में जाकर ये रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी बेटी जो है वो गायब हो गई है। तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला था, बहुत ही अजीब मामला था, जिसमें पेरेंट्स का बिहेवियर जो है वो बहुत ही आप कहें कि स्वार्थ से भरा हुआ मुझे नज़र आता है। और उन्होंने अपनी बेटी
की मौत के वो जिम्मेदार थे, लेकिन खुद को बचाने के लिए उन्होंने उसकी लाश जो है वो चुपके से दफना दी थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। खैर, मैं हर बार कहता हूँ कि क्राइम जो है वो कभी क्राइम नेवर पेज वाली बात है। क्राइम से कभी किसी का भला नहीं होता। तो इस मामले में भी वही हुआ, झूठी रिपोर्ट लिखाने की सज़ा अब इन 4 लोगों को होने वाली है। ये अब जेल जाएंगे, गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आज की कहानी या आज का वाक़या यहीं तक। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो पिछली बार हमने कहानी आप लोगों को सुनाई थी, उस 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 कहानी पर आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। आज मुझे मेरी तैयारियों में कुछ कमी रह गई कि मैं आमतौर पर वो वीडियो निकाल कर रखता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं जिसके कमेंट्स, लेकिन आज मैं वो करना भूल गया और इस वजह से मैं वो वीडियो अभी सर्च कर रहा हूं। लेकिन 2 मिनट की बात, अभी तुरंत मिल जाएगा वो, और फिर हम आपसे बात करेंगे, उन कमेंट्स पर चर्चा करेंगे। जी, 4 दिन पहले मैं आप लोगों के सामने लाइव हाजिर हुआ था और अब उसके कमेंट्स आप सबने जो किए हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। गणेश राय का अनेवा ये लिखते हैं, सर कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप हमेशा खुश रहो। थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए गणेश जी। सुरेश परिहार ये लिखते हैं, एमपी के उज्जैन से हैं सुरेश परिहार जी, और ये जय श्री महाकाल इन्होंने उद्घोष किया और कहा है कि आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। तो सुरेश जी, आज तो कहानी एमपी की है, आई होप कि आप थोड़ा तो रिलेट कर ही पाएंगे। उज्जैन से सीहोर की दूरी कितनी है परिहार साहब? अगर आपको वक्त मिले तो वो लिखिए और बताइए सीहोर से जुड़ी आपकी कुछ यादें हैं या नहीं, आप कभी गए या नहीं उधर। साजिद खान बिजनौर से हैं और इनका कहना है कि मुझे आपसे नाराज़गी है मेरे भाई, कम से कम 3 दिन तो आया करो। और साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि गुस्ताखी माफ़ करना, मुझे लगता है आपको किसी की परवाह नहीं है। तो साजिद साहब, मुझे सबकी परवाह है और आपकी तो बहुत परवाह है, लेकिन वो एक शेर है ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो पूरा शेर तो खैर मुझे अभी याद नहीं है और मैंने इस शेर को शेर के अंदाज में पढ़ा भी नहीं, सुनाया भी नहीं, लेकिन लब्बो लुआब ये है दोस्त कि कुछ ऐसी कंपल्शंस है जिसकी वजह से रोज़ हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर रोज़ आऊँ तो मेरे लिए भी वो खुशी की बात होगी। कृष्णा बी सिंह ये कहते हैं कि जो इंडियन ऑयल के ऑनेस्ट ऑफिसर थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, एस मंजुनाथ, उनके बारे में हम कहानी सुनाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कृष्णा जी, शायद एस मंजुनाथ जी के बारे में कहानी हमारे सीनियर शम्स ताहिर खान साहब सुना चुके हैं। तो एक बार प्लीज़ आप सर्च करके देखिए हमारे क्राइम तक चैनल में, शायद आपको मिल जाए। पवन गुप्ता जी ने भी कमेंट किया है, लेकिन इनका कमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये लिख रहे हैं कि जो प्यारे प्यारे आंखों से ये कमेंट पढ़ रहा है, भगवान उनके माता पिता की आयु लंबी करे। बविंदर कौर, इन्होंने लोकेंद्र जी को पुकारा है और कहा है कि लोकेंद्र जी जो स्वीट गाय हैं वो कहाँ हैं। तो बविंदर जी, आई होप कि उन तक ये मैसेज पहुँचेगा, अगर नहीं पहुँचेगा तो मैं पर्सनली उनको जाकर बता दूंगा। जेमिन ठक्कर, अमेजिंग स्टोरी ये लिखते हैं, हैट्स ऑफ टू यू द वे यू नैरेटेड। थैंक यू वेरी मच ठक्कर साहब। जेमिन नाम जो है वो फीमेल है या मेल है मैं गेस नहीं कर पाया, मैंने ठक्कर साहब तो बोल दिया। अगर आप ठक्कर मैम हैं तो भी मेरा ग्रेटिट्यूड और मेरे जो गुड विशेस हैं आप वो स्वीकार कीजिए। विजेंद्र सिंह, सर जी नमस्कार, 3 दिन आपको कहानी सुनानी चाहिए और 3 दिन लोकेंद्र जी को। थैंक यू वेरी मच विजेंद्र जी, आपका सुझाव, आपकी सलाह मैंने सुनी, मैं कोशिश करूँगा अमल करूँ। कांचन धुंधकारी, इन्होंने जो भी कहानी मैंने आखिरी बार सुनाई थी उस कहानी के बारे में इन्होंने कमेंट किया है कि नंबर 1, मूर्ख थी, अनजान लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो खैर वो कहानी क्या थी उसके बारे में मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर मैं जिक्र करूँ तो जो कुछ और लोग उस कहानी को देखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वो हमारे चैनल में, यूट्यूब के वेबसाइट में, क्राइम तक के वेबसाइट में पड़ी हुई है, तो जो लोग उसको देखेंगे उनकी रुचि या उनका इंटरेस्ट जो है वो पहले रिवील हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए उस कहानी के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन आपका कमेंट हमने पढ़ा, हमने सुना और आपसे हमने उसका जिक्र भी किया। MKS समर साहिल ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, जो लोग आपकी कहानी सुनाने के ऊपर सवाल उठाते हैं वो सुनते क्या है। हद हो गई भाई, दादा आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, आप सुनाते रहो, हम तो सुनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच समर साहिल साहब, इतना सपोर्ट,
इतने प्यार और इतने हौसला अफजाई के लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ दोस्त। अख्तर अली, कातिल जितना भी शातिर हो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। बिल्कुल आपने सही बात कही अली साहब। देवास सिटी, ये भी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। देवास मध्य प्रदेश में है, मैं जानता हूँ, मैं गया भी हूँ। और वो लिखते हैं कि सर कहाँ गायब रहते हो, उस दिन अच्छा नहीं लगता, रोज़ आया करो। थैंक यू वेरी मच। इन कमेंट्स का मैं कोई मोल नहीं चुका सकता। देखिए मैं रोज़ तो नहीं आ सक रहा हूँ, और जितनी आप 3 दिन की डिमांड कर रहे हैं शायद 3 दिन में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप लोग जो ये कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि मेरे नहीं आने पर, कोई लिख रहा है कि मुझे बोरिंग लगता है, कोई लिखता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो पूरे डिस्परेशन से कहानी सुनना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ये चीज़ मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको मतलब लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। मतलब वाकई मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है। किरण सेठ, गॉड ब्लेस यू बैनर्जी जी, थैंक यू किरण जी, थैंक यू वेरी मच। सूरज देवड़ा जी का भी कमेंट है। इन्होंने लिखा है कि सर डीसीपी देवेंद्र सिंह केस में अब तक कोई जानकारी नहीं दी, ये सिरोही राजस्थान से हैं। देखिए हर केस के बारे में 1 to 1 सूरज जी जानकारी देना तो थोड़ा मुश्किल है, 1 by 1। तो आपसे गुजारिश है कि मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। इसका ये मतलब नहीं है कि आप की जो डिमांड है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। जस्ट एक सुझाव दे रहा हूँ। अगर आप हो सके तो थोड़ा खुद भी इंटरनेट पर सर्च करके देखिए, आपको कोई ना कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शायद उनके बारे में मिले। याना 2020 के नाम से आईडी है, और ये याना के हिसाब से तो मुझे लगता है कि कोई महिला ही हैं, कोई लड़की हैं। तो वो ओके, याना इनकी बेटी का नाम है। दैट्स वेरी नाइस। ये लिखते हैं कि सर आपकी सब कहानी की डीवीडी बना के जेल के कैदियों को सुनानी चाहिए, ताकि वो बाहर निकलकर फिर से गुनाह ना करे। भाई आइडिया तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जेल के कैदी कितना मेरी कहानियों से प्रेरणा लेंगे, कितना नहीं। लेकिन हाँ, मैं जो कहानियाँ सुनाता हूँ या जो वाक्य बताता हूँ उसमें लोगों को हतोत्साहित तो करता ही हूँ कि वो अपराध न करे। और इन्होंने लिखा है कि याना मेरी बेटी का नाम है। बहुत प्यारा नाम है, और आपके लिए और आपकी बेटी दोनों के लिए शुभकामनाएं। स्वाति जी का भी कमेंट आया है, स्वाति स्रा। ये हेलो बैनर्जी सर, आई लाइक टू लिसन टू द कमेंट सेक्शन यू रीड एज इट इज़ रियली इंस्पायरिंग द वे यू हैंडल नेगेटिव टॉक्स अबाउट यू। आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम यू। सो नाइस ऑफ यू स्वाति, थैंक यू वेरी मच। नेगेटिव कमेंट्स को मुस्कुराते हुए पढ़ना जो है वो काम तो मुश्किल है, लेकिन वो काम किया जा सकता है। अरविंद राजपूत बीरा, सुप्रतिम बैनर्जी कृपया आप कहाँ गायब हो जाते हो, कृपया छुट्टी लेते हो तो बता दे, कृपया आप कहानी अनवरत सुनाते रहें, आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा, आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच अरविंद राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डेंजर पायलट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। चौधरी मजिदुल इस्लाम, सर हाय सर, बीइंग अ बंगाली प्राउड ऑफ यू, प्लीज़ कम फ्रीक्वेंटली। थैंक यू चौधरी साहब, आई वुड ट्राई टू कम मोर फ्रीक्वेंटली। साउथिया क्रिश के नाम से भी एक कमेंट है। वो लिखती हैं सुप्रतिम बैनर्जी नमस्कार। अच्छा, जिस स्टोरी के बारे में मैंने पिछली बार सुनाया था आप लोगों को, उसके बारे में ये लिख रही हैं कि वो जो लड़की है जिसकी कहानी हमने सुनाई थी, खैर इस कमेंट को मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि एक तो बहुत क्लियरली मैं कमेंट समझ नहीं पा रहा हूँ, और दूसरा ये कि अगर मैं पढ़ूंगा तो जैसा मैंने बताया कि अगर मैं ये पूरे कमेंट को प्रॉपर तरीके से पढ़ लूँ और वो बताऊँ, तो शायद जो लोग उस कहानी को अभी आने वाले वक्त में हमारे यूट्यूब चैनल में आकर सुनेंगे, शायद उनको वो कहानी उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, वो जानना या सुनना ना चाहें। तो इसीलिए कुछ प्रॉम्प्ट ना हो जाए, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। बट थैंक्स अगेन साउथिया, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। गोविंद भंडारी, बहुत अच्छा सुना है सर जी। तरुण शेखर झा, एस सुब्बा, इनका भी कमेंट है। गोटाराजी फैमिली फीलिंग गुड, टेक्निकल वर्मा, बगीचा सिंह साहब का भी कमेंट है। ये गुरमुखी में कमेंट करते हैं, बैनर्जी भाई आपने दोस्तां नू भी कैमरे सामने भी लेके आओ सर जी, असी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देखना चाहते हाँ प्लीज़। तो बगीचा सिंह जी कह रहे हैं कि मैं अपने बाकी दोस्तों को भी, कहने का मतलब ये कि हमारे जो बाकी कलीग्स हैं उनको भी कैमरे के सामने लेकर आऊँ, उनको भी वो देखना चाहते हैं। ठीक है बगीचा सिंह साहब, ऐसा कोई संयोग या मौका मिला तो ज़रूर उनको भी कैमरे के सामने लेकर आऊँगा। किसी पर पाबंदी नहीं है दोस्त, मतलब लोग आते हैं और क्राइम तक पर हमारे जो दूसरे कलीग्स हैं वो भी वीडियो बनाते हैं। ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से भी एक आईडी है। इरफान जोहान खान, सैप ट्यूब के नाम से आईडी है। सपना सेठी, माई लाइफ माई वे,
चंद्रा, सुरेश परिहार, एस सना, विजेंदर सिंह। अब थोड़ा कमेंट जो है मैं रैंडमली स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाता हूँ, अदरवाइज़ होगा ये कि सिर्फ लेटेस्ट कमेंट ही पढ़ूंगा, तो जो लोग पहले कमेंट कर चुके होंगे उनको शायद ये लगे कि मैंने उनके कमेंट को इग्नोर कर दिया, और इसीलिए मैं उनके कमेंट पढ़ना चाहता हूँ या उनके नाम पढ़ना चाहता हूँ। लवली शर्मा जी, बनर्जी सर, खालिस्तान मुर्दाबाद इन्होंने लिखा है। चलिए, ये तो एक विचारों की लड़ाई है और मेरे ख्याल से कोई भी अलगाववादी सोच या ताकत उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। भारत की अखंडता और एकता सर्वोपरि है। राव विमू, सर आप अच्छे से बोलते हो, जिसे जलने की आदत है वो जलते रहें, हम तो आपके फ्रेंड हैं। कमाल है दोस्त, आप जैसे दोस्त अगर किसी को मिले तो उसे और दुनिया से क्या चाहिए। वाकई मैं शुक्रगुजार हूँ। अख्तर अली साहब, इनका भी कमेंट है। शानू प्रिया, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने बहुत गुस्से में कमेंट किया है। गुस्सा मुझसे नहीं है, गुस्सा उन लोगों से है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। शानू प्रिया लिखती है कि लोग इतनी जल्दी किसी को जज क्यों करते हैं। जो इंसान वहाँ कहानी सुना रहा है वो कितनी प्रिपरेशन करके वहाँ आता होगा, और ताकि कहानी हम लोगों तक पहुँचे, ये बात लोगों को सोचनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और वो मुझे लगता है कि बिल्कुल इमोशनल होकर उन्होंने ये कमेंट लिखा है। थैंक यू शानू प्रिया फॉर योर इमोशंस, फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं आपको बताऊं, आपकी ये पूरी कमेंट मैंने पहले पढ़ी है, लेकिन अभी चूंकि मैं बाकी लोगों के भी कमेंट्स पढ़ रहा हूं तो इस कमेंट को पूरा नहीं मैं पढ़ूंगा। जितना मैं बताना चाहता था कि आपने उन लोगों को थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश की है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो आई होप कि वो बात कन्वे हो चुकी होगी। प्रज्ञा मिश्रा जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू प्रज्ञा। जयश्री बारिक का कमेंट है। शबनम हीर, अनुपमा कुजूर, इनका भी कमेंट आया है। राजू कुमार, यूनुस सिकलीगर, मोहम्मद शरीफ, स्मृति थापा, विकास गुप्ता, सादिक। कलयुग मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, बताइए, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर का नाम भी रखा है मेरे किसी दोस्त ने, तो कलयुग के नाम से ही रखा है। खैर, कलयुग में जी रहे हैं तो कलयुग से बचने और भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि कलयुग को भी सतयुग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गेयीर करगा के नाम से एक आईडी है। पार्था सरदार, दीपक अरोड़ा, निशांत सिंह, करण कटारिया, राकेश इंदौर, शैलेश पांचाल और शाहिदा बानो। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। शताधिक लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है, और ये इस बात का सबूत है कि आप मुझे, मेरी स्टोरीज़ को कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं। और आई मस्ट से कि मुझे इस बात का एहसास है। तो प्लीज़ इसी तरह और कमेंट करते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। कहीं अगर कमी नज़र आए तो ज़रूर आप उसके बारे में भी लिखिए। ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव कमेंट जो है वो डिमोरलाइज़ करने के लिए ही होते हैं या उसमें दुर्भावना भरी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ठीक है, जीवन में हर तरह की रंगों की दरकार है। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ हो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ऑब्वियसली मैं सारी बुराइयों से ऊपर थोड़ी हूँ। अगर मैं आपके सामने आकर कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ कमियाँ और कुछ गलतियाँ भी होती होंगी। अगर आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए उन सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूँ जिन्होंने कमेंट किया, चाहे वो उन्होंने नेगेटिव किया हो या पॉजिटिव किया हो। एंड थैंक्स अगेन जिन्होंने कमेंट नहीं किया उनका भी। आप हमारा ये शो देखते हैं, लाइक करते हैं, ये भी मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं है। तो एक बार फिर से आप सबको मतलब ये कहते हुए कि अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मैं और मेरी कलीग सुरभि आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। प्लीज़ बी सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।